नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला भगवान राम का भव्य राम मंदिर सचमुच देश के इतिहास को बदल देगा। बहुत बड़ा बहुत बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक ऐसा भव्य मंदिर बनने जा रहा है जो हिंदुस्तान के अंदर आने वाली पीढ़ियां जिसे याद रखेंगी। राम मंदिर का उद्घाटन हिंदुओं के लिए कोई साधारण घटना नहीं है। करीब 500 सालों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना लोग देख रहे थे, जो अब आकर साकार हुआ है। और इसके पीछे मोदी की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनके कार्यकाल में सारा पूरा मंदिर का बनकर तैयार हुआ, पूरे मंदिर को इस तरीके से इवेंट के रूप में लिया गया, मंदिर के जिस तरीके से स्थापना से लेकर राम लला को स्थापित प्राण प्रतिष्ठा करने तक का जो पूरा कार्यक्रम है, सचमुच हिंदुओं के लिए यह बहुत बड़ा पर्व होगा, बहुत बड़ा दिन होगा। जहां इसका धार्मिक महत्व है वहीं इसके सियासी मायने भी हैं। इससे मोदी की छवि जहां हिंदूवादी नेता के तौर पर और मजबूत हो जाएगी देश और दुनिया के अंदर, वहीं अटल आडवाणी वाली बीजेपी जो जिन्होंने ये पूरी मुहिम छेड़ी थी, वो नरेंद्र मोदी के पीछे दिखाई देगी। अटल आडवाणी वाली बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनने वाली मुहिम को बेशक आगे बढ़ाया था, लेकिन उसे अपने मुकाम तक पहुंचाने में नरेंद्र मोदी को सदियों तक याद किया जाएगा। बहुत बड़ा मामला है। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि राम मंदिर का पूरा इवेंट आखिर उस दिन किस तरीके से होगा, कौन लोग होंगे वहां पर, किस सारा कार्यक्रम कैसे कैसे किया जाएगा, ये देश के लोग आज जानना चाहते हैं। क्योंकि आने वाली जो 22 जनवरी 2024 है, उसमें देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, जो देश को कहां से कहां ले जाएगा। आप समझिए, पूरी दुनिया की नजर आज भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर लगी हुई है। पूरी दुनिया देखना चाहती है कि जिस राम मंदिर के लिए इतना हो हल्ला भारत के अंदर हो रहा था, आखिर उसके उद्घाटन और उसके बाद देश के अंदर क्या कुछ बदलेगा। अब राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन के तैयार हुआ है, पूरी दुनिया में देश के अंदर वो सबसे बड़ा दार्शनिक स्थल, सबसे बड़ा पर्यटन का स्रोत बनकर उभरेगा। पूरी दुनिया के लोग वहां पर आएंगे। अयोध्या में जिस तरीके से डॉलर्स की बरसात होने जा रही है, जिस तरीके से देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, जिस तरीके से पर्यटन में एक और आयाम स्थापित होगा, सचमुच भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल कर रख देगा। एक बड़ा मामला है। राम मंदिर के गर्भगृह में आखिर वो कौन लोग होंगे। जिस दिन राम लला की गर्भगृह में स्थापना होगी, उस दिन गर्भगृह के अंदर वो 5 लोग होंगे। अब ये 5 लोग कौन होंगे, ये अपने आप में सोचिए। हम आपको बताते हैं कि उस दिन 5 लोग कौन होंगे। बड़ी बात है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों पर है। 22 जनवरी को जब दोपहर 12:15 बजे, 12:15 से लेकर 12:45 के बीच प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त मंदिर के गर्भगृह में 5 चेहरे होंगे जो इस सारे प्राण प्रतिष्ठा की मुहिम को, अनुष्ठान को संपन्न करेंगे। इनमें सबसे पहला चेहरा जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान की भूमिका में होंगे। इसके बाद जो दूसरा चेहरा होगा वो चेहरा होगा संघ प्रमुख मोहन भागवत का। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र देव, ये 5 चेहरे उस दिन राम मंदिर के इस पूरे कार्यक्रम के अंदर होंगे, जो ये कार्यक्रम पूरी तरीके से संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
रामलला की महाआरती संपन्न कराई जाएगी। रामलला की महाआरती में मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत यही 5 लोग गर्भगृह में होंगे। इन्हीं 5 लोगों के जरिए देश की जनता को बड़े सियासी संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर से बड़े बड़े लोगों के बीच में से केवल ये 5 चेहरे गर्भगृह के अंदर मौजूद होंगे और सचमुच इसका एक बड़ा सियासी संदेश भी पार्टी देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान गर्भगृह में मौजूद रहने के पीछे यह संदेश देना है कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर का सपना साकार करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बड़ी भूमिका रही है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही राम मंदिर का फैसला आया हो, लेकिन बीजेपी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना चाहती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 5 अगस्त 2020 को सबसे पहले रामलला के दर्शन किए थे और इसकी बुनियाद उसी दिन रखी गई थी। तो और अब रामलला के विराजमान करने तक की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। ये एक बड़ी बड़ी बात है। इससे बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि मोदी हिंदुत्व की पृष्ठभूमि में जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। बहुत दृढ़ संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। ये सारी चीजें जिस तरीके से की जा रही हैं, बहुत जबरदस्त ये मामला होगा, इसलिए इसका श्रेय हमेशा मोदी के हिस्से में ही जाएगा। भव्य राम मंदिर हिंदू पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी होगा, जिसका सियासी लाभ बीजेपी को 2024 के चुनावों में मिलना लगभग तय है और वो लेना भी चाहेगी। यही कारण है कि बीजेपी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जन जन तक और गांव गांव तक और शहर शहर तक पहुंचाना चाहती है और यह इसमें सफल भी रहेगी, क्योंकि इसके लिए बीजेपी ने जिस तरीके का पूरा योगदान पूरा इसका एक योजना बनाई है, वो सचमुच बहुत फुल प्रूफ योजना है। क्योंकि मोदी अमित शाह की बीजेपी जानती है कि अपने प्रोडक्ट की गजब की पैकेजिंग से किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है। बहुत बेहतर, इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। गर्भगृह में मोहन भागवत के रहने के अपने सियासी मायने हैं, सियासी और सामाजिक मायने हैं। राम मंदिर के अपने मुकाम तक पहुंचने से लेकर राम मंदिर के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें संघ का बड़ा योगदान रहा है। संघ ने जिस तरीके से पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाया है, संघ शुरुआती दौर से राम मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था और संघ ने इसमें काम भी किया है। इससे कोई नकार नहीं सकता। देश के इतिहास में संघ ने जो भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए किया है, उसके अपने मायने हैं, अपने सियासी मायने, अपने सामाजिक मायने हैं। आरएसएस के प्रमुख रहे कभी बाला साहब देवरस के दौर में बाबरी मस्जिद के खिलाफ आंदोलन चलाने की जो पहल की गई थी, उसी का परिणाम है अयोध्या में भगवान राम का यह भव्य मंदिर। 1980 में देवरस ने अपने प्रचारकों से कहा था कि आपको राम मंदिर के मुद्दे पर तभी प्रदर्शन करना चाहिए जब आप इस लड़ाई को अगले 3 दशक तक लड़ने के लिए तैयार हों। और संघ ने इसके लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये देश के इतिहास में दर्ज है। आनंदीबेन पटेल, ये आनंदीबेन पटेल हालांकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन ये जो राज्यपाल हैं इनके भी अपने सियासी मायने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिलाओं को सत्ता में भागीदारी के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो उस दिन जिस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, आनंदीबेन पटेल गर्भगृह में रहने वाली इकलौती महिला होंगी और सचमुच
महिलाओं में इसका बहुत कड़ा संदेश जाएगा, जिसके सियासी मायने हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आनंदी पटेल के रहने से ये और कड़ा संदेश जाएगा कि महिलाओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे रखते हैं और पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी देते हैं। ये एक बड़े मायने हैं। इसके बाद सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बहुत सख्त चेहरा माने जाते हैं। साधु हैं, संत हैं। इसके अलावा यूपी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने शासन सत्ता को बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के बिगड़ैल प्रशासन पर लगाम कसी है। जी हां, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, बिगड़ैल प्रशासन पर एक जब भी आप उत्तर प्रदेश का इतिहास निकाल के देख लीजिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं एक पत्रकार होने के नाते, कि उत्तर प्रदेश के शासन काल में जब भी किसी का शासन रहा हो, जिसकी भी सरकार आती थी, सारे एसएचओ से लेके थानेदार तक, सब आईजी डीआईजी से लेके थानेदार तक, संतरी से लेके मंत्री तक, हर आदमी उसी जाति बिरादरी का हुआ करता था, जो कि अपनी जाति बिरादरी के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश को लूटने, खसोटने और मारने के अलावा कोई काम नहीं करते थे। जितने मर्जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर उठा के देख लीजिए, उनका इतिहास देख लीजिए, जिस जाति का सीएम होता था, पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस, सब कुछ उसी जाति बिरादरी का हुआ करता था। दूसरे लोगों को दोयम दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया जाता था। काम के वहां कोई मायने नहीं थे। इसीलिए उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा प्रदेश कहलाया करता था। जो भी रहा हो, राजनीति की दृष्टि से आप कुछ भी कहें, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सचमुच माफिया राज खत्म हो चुका है। बहुत जल्दी बड़ी बड़ी इकाइयां यहां आ रही हैं। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज के जो रास्ते थे उनको खोला जा रहा है। बिजनेसमैन को यह विश्वास दिलाया जा रहा है और विश्वास हो चुका है कि अगर आपको कोई थ्रेट कॉल आती है तो माफिया को जड़ से समूल नष्ट कर दिया जाएगा। किया भी गया है। आप उठा के देख लें, अतीक अहमद कितनी बुरी तरीके से मारा गया, कितनी कुत्ते की मौत मारा गया, ऐसे लोगों को सचमुच उदाहरण है। आप लखनऊ का जो माफिया था उसको देख लीजिए, महाकाल मंदिर में छिपा लेकिन मारा गया एनकाउंटर में। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगा दिया गया उत्तर प्रदेश में। जिसने कहा मैं माफिया, वो धूल में मिला दिया गया। बहुत अच्छा है, ये किसी की जाति बिरादरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये हमेशा से ये देखने की कोशिश करते हैं कि लूटा कहां से जा सकता है। लेकिन फिर भी जो देश के अंदर जाति बिरादरी को लेकर जिस तरीके के चीजें एस्टैब्लिश कर दी जाती हैं, सचमुच वो बहुत दुखद हैं, बहुत शर्मनाक हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में सचमुच इन सब चीजों को कुचल के रख दिया गया है। बहुत बढ़िया। तो योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से भागीदारी इसमें की गई है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी वहां पर है, उससे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। योगी को आगे लाना बेहद जरूरी था। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सारी चीजों को बढ़ाया गया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वहां पर होंगे पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। जी हां, भगवान राम मंदिर के सभी अनुष्ठानों से आचार्य सत्येंद्र दास जुड़े रहे हैं हमेशा से। वह यह सारे अनुष्ठानों की जिम्मेदारी इन्हीं पर है मंदिर के अंदर। इसलिए ये भी एक चेहरा है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन गर्भगृह के अंदर सारे अनुष्ठानों को
आचार्य सत्येंद्र दास ही संपन्न कराएंगे। अब आपको हम ये बताते हैं कब क्या होगा। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कब किस वक्त क्या होगा, कहां पर किस तारीख को क्या होगा। जो भव्य राम मंदिर के जो उद्घाटन का जो पूरा प्रोग्राम है वो 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी को रामलला के विग्रह यानी रामलला के बाल रूप की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। 16 जनवरी से विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान शुरू होगा, जो प्राण प्रतिष्ठा का पहला कार्यक्रम है। 17 जनवरी को रामलला के विग्रह को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा, यानी कि पूरे अयोध्या के अंदर रामलला के जो विग्रह रूप है उसको नगर भ्रमण कराया जाएगा। 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा विधि की शुरुआत होगी। 19 जनवरी को यज्ञ अग्नि की स्थापना की जाएगी, यानी 19 जनवरी से यज्ञ शुरू हो जाएगा। 20 जनवरी को पूरे गर्भगृह को 81 कलश, सरयू नदी के जल से भरे हुए 81 कलश से धोने के बाद वास्तु की पूजा की जाएगी। यहां पर 21 जनवरी को रामलला को सभी तीर्थों के 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा और 22 जनवरी को मध्याह्न मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बहुत भव्य, भारत के इतिहास को बदलने वाला, पूरी दुनिया को अपना दम दिखाने वाला भारत ऐसा देश होगा। इतना खूबसूरत अयोध्या को बना दिया गया है। एयरपोर्ट जिस तरीके से वहां पर जितनी तेजी से बनाया गया है, सचमुच ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही इस सब को स्थापित कर सकती थी। इसके अलावा किसी सरकार में यह दम नहीं था। इतना ही नहीं, जो रेलवे स्टेशन बनाकर तैयार किया गया है वो भी इतना बड़ा है, एक मॉल के समान बनाया गया है और वो भी ऐसा लगता है दूर से देखने पे कोई मंदिर बनाया गया है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें, टूरिज्म के जो द्वार अयोध्या से खुलने जा रहे हैं वो सचमुच देश के रेवेन्यू को कहां से कहां पहुंचा देंगे। इस चीज को समझने में केवल नरेंद्र मोदी सरकार सचमुच आगे रही है। अभी तक की सरकारों के पास केवल एक दूसरे को कोसने के अलावा और अपनी सरकार बचाने के लिए कंप्रोमाइज करने के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से मजबूत सरकार देश की जनता ने लोकसभा राज्यसभा में भेजी, उसने अपना कार्य करके भी दिखाया है। इसके अलावा पूरे इलाके को, पूरे अयोध्या को देश के अंदर सड़कों से भी जोड़ा जा रहा है। सड़क मार्ग से भी इस तरीके से जोड़ दिया गया है कि आप नॉन स्टॉप इन सड़कों पर आराम से अयोध्या के दर्शन कर सकते हैं। पूरी अयोध्या नगरी को बदल कर रख दिया है। जो अयोध्या कभी बहुत पिछड़ी दिखाई देती थी, वो अयोध्या आज एक शहर के रूप में पूरी दुनिया के अंदर उभरा है। और ये सब भगवान राम की कृपा तो है ही, लेकिन इसका पूरा पूरा श्रेय संघ को, भारतीय जनता पार्टी को और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे जीवट वाले, विल पावर वाले नेताओं को है। सचमुच बहुत बड़ा है। एक बार आप इस अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। 22 तारीख को जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ ने, उसके अलावा बाकी जितने भी संगठन हैं, जितने भी महंत साधु महात्माओं के संगठन हैं, उन्होंने जिस तरीके से 22 जनवरी को पूरा प्लान किया है, हर मंदिर में दिवाली मनाई जाएगी, हर घर में दिए जलाए जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही देश के इतिहास में ये सचमुच बड़ी भव्य दिवाली होगी
और हिंदुओं को इसे सचमुच मनाना भी चाहिए। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जहां दुनिया के बहुत सारे देश आज भी 21वीं सदी में कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, वहां भारत देश अपनी संपन्नता के लिए जाना जाएगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।